Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे। आज सेशन थोड़ा जल्दी था और 9:30 से हम कोशिश कर रहे हैं कि 9 o'clock तक आ जाएं, नहीं तो 9:15 तक आ जाएं। कोशिश रहेगी कि 9 बजे हम लोग डेली मिल पाएँ। अभी स्टार्ट करेंगे। पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज़ है आपकी, जिसका सेशन 4 है। ये सिर्फ 3 दिन होगी, मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे। मेरा देखो अलग ही चल रहा है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इसे कहते हैं ब्रेक की बहुत भारी आवश्यकता, है ना। खैर, तो ये 3 दिन जो है ये प्रैक्टिस, बाकी के 3 दिन जो है हम कुछ और चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें एक टॉपिक भी शामिल है या स्टडी टिप्स के वीडियोस शामिल हैं। आ जाओ एक बार। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। सेशन आपको पसंद आएगा ही, क्योंकि एक डिस्कशन होता है जिससे चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होती हैं। लास्ट तक जाते जाते हम आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं और मिला जुला करके अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लो है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉल्यूम हम नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, माइक चेंज हो जाएगा जल्दी ही, डोंट वरी। चलिए, तो ये पीडीएफ मुझे लग रहा है एक साथ ही 5 पीडीएफ आपको मिलने वाली है ना, क्योंकि इस हफ्ते के 2 सेशन आज हो जाएंगे, कल 3rd होगा। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ 14 क्वेश्चंस हैं, बट 14 तक आते आते आपके दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक बार पहला क्वेश्चन, देखिए, पढ़िए और फिर बढ़ेंगे आगे। वॉइस ओके है, बस यही सुनना चाहते थे हम। देखिए एक बार, बहुत बढ़िया, आंसर करने का कोशिश कीजिए। अच्छा, सीटेट के बारे में कर देंगे सजेस्ट, अभी कल के बाद परसों करेंगे सजेस्ट, क्योंकि कल तक तो ये सीरीज चलेगी। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी एनसीएफ 2005 अंडर द हेडिंग क्वालिटी डायमेंशन। अलग अलग हेडिंग्स हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, एनसीएफ की, तो एक हेडिंग है क्वालिटी डायमेंशन की। अगर आपने एनसीएफ की पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए, मैंने टेलीग्राम पे भी कभी ना कभी शेयर की होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता आयाम, जो एक शीर्षक है, उसके तहत इंपॉर्टेंस किस चीज को दी गई है। क्वालिटी डायमेंशन यानी एजुकेशन की क्वालिटी पे सुधार की बात हुई होगी। पहला ऑप्शन कहता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में बी क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड टीचर्स, एक्सपीरियंसेस डिजाइंड फॉर द चाइल्ड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, या फिर एक्सपीरियंसेस डिजाइंड फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म। देखो, एक तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब आपको दिख रहा हो कि 2 ऑप्शन बिल्कुल अलग हैं और 2 ऑप्शन आसपास कहीं घूम रहे हैं, तो ये तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वैसे तुक्का मारना हम नहीं सिखाते हैं, बट थोड़े फंडे जहां लग सकते हैं वहां लगाने चाहिए। ठीक, दूसरी एक बात, एक्सपीरियंसेस डिजाइंड फॉर द चाइल्ड एंड करिकुलम रिफॉर्म इज मच बेटर देन दी सी ऑप्शन। उसका रीजन क्या है भाई? क्वालिटी डायमेंशन तो हर प्रकार से गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए। बच्चे के लिए हर प्रकार से गुणवत्ता कब बेहतर होगी? जब उसका जो अनुभव है वो बेहतर होगा। अनुभव कब बेहतर होगा? जब आप करिकुलम को ही रिफॉर्म कर दें, और करिकुलम में सारी चीजें आ जाएंगी, बच्चे की हर तरह की एक्टिविटी आ जाएगी, उसका सिलेबस से लेके और सब कुछ, जितने भी पैर रखने से लेके और निकलने तक स्कूल से, सारी चीजें करिकुलम यानी पाठ्यचर्या का ही हिस्सा होती हैं, और उसी हिसाब से फिर टीचिंग प्लान होगी जैसा करिकुलम होगा। तो सिंपल बात है। ठीक, सिर्फ नॉलेज के टर्म में नहीं, करिकुलम में हर चीज शामिल है। आपका खेलना, गाना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, सब। मतलब सोना तो नहीं कहेंगे, स्कूल में तो नहीं आता सोना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एनसीएफ का। एक और क्वेश्चन एनसीएफ से, एनसीएफ 2005 suggests which of the following examination reforms। एग्जामिनेशन रिफॉर्म की एक हेडिंग है एनसीएफ 2005 में। किस चीज को सजेस्ट किया गया है एग्जामिनेशन रिफॉर्म के अंडर? जल्दी से आंसर कीजिए। ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्लास 10th एग्जामिनेशन को ऑप्शनल बनाया जाए। पढ़िए एक बार ये क्वेश्चन, स्टेट लेवल एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर सी ऑप्शन कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसको कॉम्पिटेटिव बनाया जाए, या ऑल ऑफ दीज। अब आंख बंद करके हम उत्तर नहीं देंगे ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बात? कोई पूछ रहा है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव में अंतर, लास्ट में पूछिएगा, अभी पहले फोकस कीजिए इस पे जो चल रहा है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, सही है। चलिए फिर लाइक शेयर करते रहिएगा। आज नोटिफिकेशन पहुंचा नहीं होगा, क्योंकि टाइम आज अलग है, 9 बजे के टाइम पे हम आने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स।
तो इसमें बात हुई है क्लास 10th के एग्जामिनेशन को ऑप्शनल बनाने की, बाकी तीनों चीजें यहाँ लागू नहीं होती। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऑल ऑफ द अबव आप आंख बंद करके नहीं लगा सकते, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन के केस में आपको फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड चीज पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच, सिर्फ कल का और इंतजार कीजिए, परसों आपको सीटेट से रिलेटेड सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी, तो अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं अन्वेषण विधि को, शिक्षण के अन्वेषण विधि के तहत कौन सी जो एक तरीका है वो या स्टेटमेंट है इन 4 ऑप्शंस में से वो सही है, बताइए अश्विनी। पहला ऑप्शन है एंगेज द स्टूडेंट्स एक्टिवली एंड हेल्प देम टू गेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी बच्चों को सक्रिय रूप से आप क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटी में और एक सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। हाँ, ह्यूरिस्टिक में खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है, किसी समस्या का समाधान निकाला जाता है, बात तो सही लग रही है सुनने में। फिर नेक्स्ट चीज है इन क्लासरूम द टीचर इज मोर एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव। कोई भी चाइल्ड सेंटर्ड मेथड जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात है, जहां पे करके सीखने की बात है, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे पैसिव हो जाएं। बच्चे का निष्क्रिय होना आपके लिए एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है कि वो आंसर नहीं होगा किसी भी सूरत में जब तक नॉट ना लिखा हो क्वेश्चन में। समझ पा रहे हो ना बात को। फिर है टीचर प्रेजेंट्स प्री प्रिपेयर्ड मटीरियल्स इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो शिक्षक है जो उसने पहले से ही प्रिपेयर्ड मटीरियल है उसी को प्रस्तुत कर देता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस है ना भाई, पहले से टाइप हुए हैं, ठीक, एक बार मैं नजर भी देखी होगी, हो सकता है नहीं भी देखी हो, बट क्वेश्चन तो पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक, या टॉपिक तो पहले से प्रिपेयर्ड है, प्याजे तो पहले से प्रिपेयर्ड है, थियोरी तो है ही, ठीक। तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको किसी एक समस्या की खोज करनी होती है। ह्यूरिस्टिक में पहले से डिसाइडेड नहीं होती चीजें कि यही उत्तर निकलेगा, आप अन्वेषण कर रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। टीचिंग एक्टिविटीज आर कंडक्टेड विद अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मेथड में ऐसा होता है। और जो ह्यूरिस्टिक मेथड है उसको किसने दिया था, जरा कमेंट करके बताओगे, बहुत दिन से कुछ बताते नहीं हो। किसने दिया है ह्यूरिस्टिक मेथड को, अन्वेषण विधि को किसने दिया है और ये किस पे बेस्ड है? देखिए, अन्वेषण विधि की यदि हम बात करें तो ये एक एक्टिविटी सेंटर्ड या हम कहें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, जिसमें बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, ठीक है। बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा यानी बच्चा एक्टिव होगा, है ना। अगर हम बात करें बच्चा एक्टिव होगा तो मेथड तो अच्छा है, जहां बच्चा एक्टिव हम तो पूजा कर लें उस ऑप्शन की, ठीक है ना बात। तो उस केस में हम कह सकते हैं इसको दिया किसने, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग B.Ed D.El.Ed कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, अगर रट्टे के अलावा याद रहा हो कुछ, ठीक। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया है। और H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये बेसिकली ह्यूरिस्टिक मेथड हुआ, प्रोजेक्ट मेथड हुआ, ये घूमते हैं प्रैग्मेटिज्म के आसपास, जो प्रयोजनवाद है, जहां पे एक्टिविटी की बात होती है, जहां करके सीखने की बात होती है, जहां प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात होती है, घुमा फिरा के ये सब जुड़ जाते हैं जॉन डुई के आसपास, क्योंकि या तो ये लोग उनके शिष्य रहे हैं या किसी ना किसी फॉर्म में उनके मेथड्स को फॉलो करते रहे हैं। तो आंसर क्या रहेगा, एंगेज द स्टूडेंट्स एक्टिवली एंड हेल्प देम टू गेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी बच्चों को सक्रिय रूप से खोज करने में, समस्या का समाधान खोजने में मदद की जाती है। टीचर फैसिलिटेट करेगा, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। क्लियर है? हाँ, अलग अलग डालने हैं फॉर्म, बिल्कुल भानु, पीआरटी वाले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सम पीपल से दैट वेन एवर एंगर ड्रॉज, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग। सम पीपल से दैट वेन एवर एंगर ड्रॉज अपॉन चिल्ड्रन, यानी कुछ लोगों का कहना है कि जब बच्चों को गुस्सा आता है, दे गो टू प्ले, वो चले जाते हैं खेलने अपना ग्राउंड में, until they feel better, जब तक उन्हें अच्छा फील नहीं होता तब तक वो खेलते रहते हैं। Which of the following defense mechanism is applied or represented by this behavior? इस व्यवहार के द्वारा कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म, जिसकी बात कौन करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड करते हैं, दर्शाया गया है कि जब बच्चों को गुस्सा आता है, जब उनके ऊपर एंगर हावी होता है, तो वो क्या करते हैं, खेलने चले जाते हैं, और तब तक खेलते हैं जब तक वो गुस्सा शांत नहीं हो जाता। इस व्यवहार के द्वारा आप क्या समझते हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक डिफेंस मैकेनिज्म लागू होगा, रक्षा यंत्र कौन सा लागू होगा, बताइए एक बार फटाफट से। पहला ऑप्शन है प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेपण। प्रक्षेपण होता है किसी और पे मंड देना, है ना, अपना दोष दूसरे पे आरोपित कर देना कि हाँ मतलब इसकी वजह से हुआ है, कोई रीजन नहीं है, बस जबरदस्ती प्रक्षेपण कर दिया आपने। डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से उठा करके दूसरी जगह, उस चीज को आपने डिस्प्लेस कर दिया। रिएक्शन फॉर्मेशन है जो रियलिटी है उसके विपरीत रिएक्ट करना, जैसे एक करप्टेड पॉलिटिशियन का ये कहना कि करप्शन बहुत खराब चीज है और नहीं करनी चाहिए, और वो खुद करप्ट है, तो ये क्या है, रिएक्शन फॉर्मेशन है। तो ये दोनों तो हट जाएंगे। अब इसमें या तो आपको कंफ्यूजन होगी डिस्प्लेसमेंट में
या फिर आपको लग रहा होगा कि आंसर है सब्लिमेशन। 100% कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है बी। सब अपने अपनी मर्जी से अपने अपने आंसर, किसी ने ए भी बना दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1.5 रुपये का इनाम है इस क्वेश्चन को सही करने पे। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग बी आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक, बी जो है वो बिल्कुल गलत है, हम उसको नहीं मानेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? बी इज नॉट द राइट आंसर। आज मुझे लग रहा है कई लोगों को पता ही नहीं लगा। टाइम 9:15 कर देंगे कल से। देखिए, some people say that whenever anger draws upon children, तो इसमें क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट और सब्लिमेशन में क्या हो, कंफ्यूजन हो, डिस्प्लेसमेंट में आप एक खतरनाक जगह से दूसरी जगह पे जहां वो कम खतरनाक है, जैसे ऑफिस में अगर आपने अपने बॉस को कुछ कह दिया, प्रिंसिपल को कुछ कह दिया, आपकी जान को हो जाएगी आफत। हो सकता है नौकरी चली जाए, हो सकता है पूरे समाज में बेइज्जती करे वो व्यक्ति खड़ा करके आपको, तो वो है खतरनाक जगह। तो आपको अगर मन में कुछ बुरा आ भी रहा होगा ना, आप कुछ नहीं कहेंगे वहां। आप घर जाकर के या तो अपने कुत्ते पे गुस्सा निकालेंगे, अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे, या कहीं और, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो वापस से आपको एटलीस्ट थप्पड़ नहीं मारेंगे ना। वो मूवी याद कीजिए थप्पड़, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का, है ना, कि वो जो व्यक्ति है उसकी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो बॉस को कुछ कह पाए उसके उनके सामने, तो ही डिस्प्लेस्ड हिज इमोशंस और एंगर ऑन हिज वाइफ। फिर बाद में क्या हुआ आपको पता ही है। तो डिस्प्लेसमेंट खतरनाक तरीका है, इतना अच्छा नहीं मानेंगे इसको। कि इसमें क्या होता है, जब एक जगह पे एंगर या जो भी एक इमोशन है उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, कम खतरनाक जगह पर ज्यादा खतरनाक जगह से, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं है। मतलब आपने दूसरी जगह पे स्थापित कर दिया, लेकिन यहां जरूरी नहीं है जो दूसरी जगह है वो पॉजिटिव ही हो सकता है वो कम खतरनाक हो, पॉजिटिव हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो सकती है बट जरूरी नहीं है कि हो। लेकिन सब्लिमेशन, जो कि डी ऑप्शन है और सही भी है इस उत्तर के लिए, सब्लिमेशन होता है कि आप किसी एक ऐसे इमोशन को, जैसे कि गुस्सा, ऐसी जगह पर लगा दे रहे हैं जो एक सोशली अप्रूव्ड वे है। बच्चों को मारना पीटना इसलिए क्योंकि आपके बॉस ने आपको मारा पीटा, मतलब मारा पीटा तो नहीं, बुरा भला कहा, ये क्या है, ये सोशली अप्रूव्ड तरीका नहीं है, बट ये लेस हार्मफुल है। ठीक, तो क्या कहेंगे, सब्लिमेशन में क्या है, लेकिन आपको बुरा भला कहा, आपको गुस्सा आया, आप क्या गए, जिम चले गए, आपको स्पोर्ट खेलने चले गए, ये क्या है, ये प्रॉपर वे है जिससे आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो जब किसी एक ऐसे इमोशन को जिसको एक्सेप्ट ना किया जा सके, जो एक ऐसी अर्ज, चाहे वो सेक्सुअल अर्ज हो सकती है, कोई एंगर या कुछ भी ऐसे इमोशन हो सकते हैं जिनको आप अगर समाज में निकालेंगे तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है और उनको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो बच्चा अगर गुस्सा करेगा, मम्मी पापा को पकड़ के मारेगा तो हो जाएगा खराब। लेकिन उसी गुस्से को जब वो चैनलाइज कर देगा खेलने में, प्ले में, तो वो एकदम सही है, सोशली अप्रोप्रिएट वे है प्ले। एक अच्छी फॉर्म में आपने सोशली अप्रूव्ड वे में, जो सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल फॉर्म है, उसमें चैनलाइज कर दिया अपने इमोशन को। तो ये मजे की बात है ना, कि ब्रेकअप हो गया तो ये नहीं है कि देवदास बन के घूमेंगे, क्या करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। वो कौन सी मूवी है, वो शादी में जरूर आना, हालांकि वो भी नेगेटिव हो जाता है, बट आप कुछ अच्छा करेंगे, मतलब ऐसे IAS वाइएस बन जाइएगा। ठीक, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ खैर। या फिर हो सकता है आप कुछ लिखना शुरू कर दें, मतलब पॉजिटिव वे में, कुछ ऐसे इमोशंस जिनको आपको अंदर से रेज है या एक्सेप्टेबल नहीं है समाज में, उनकी आपने फॉर्म चेंज कर दी। जैसे भाग मिल्खा भाग का बहुत बार मैं एग्जाम्पल भी देती हूँ कि वो जो गुस्सा है, उतना तो आप किसी पे भी तो गोली चला नहीं सकते, तो उनके कोच ने या जो भी बॉस है उन्होंने देखा कि इनको स्पोर्ट्स में डाल सकते हैं, ये जो गुस्सा है ये वहां चैनलाइज हो जाएगा सही वे में। ठीक, तो ये क्या है, सब्लिमेशन है, जब आप किसी एक ऐसे इमोशन को या ऐसी स्थिति को जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, सोशली एक्सेप्टेबल वे नहीं है, ऐसी अर्ज है आपके अंदर, उसको चैनलाइज कर देते हैं, एक अच्छी फॉर्म में बना देते हैं। ठीक है, डिस्प्लेस नहीं करना कि यहां से आपने सर फोड़वाया और वहां जाके किसी और का फोड़ दिया, वो तो बराबर के 2 केस हो जाएंगे। ठीक है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट से बेटर है क्या, सब्लिमेशन। इतना ही अंतर है इन दोनों में कि सब्लिमेशन एक पॉजिटिव या सोशली अप्रूव्ड वे में होता है, डिस्प्लेसमेंट में आप कम खतरनाक जगह से दूसरी खतरनाक जगह, मतलब लेस डेंजरस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कई सारे आपके ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हैं। शुरुआत में 9 बताए थे फ्रॉइड ने, जैसे रिप्रेशन है, दबाना अनकॉन्शियस में आपके। दूसरी चीज होती है डिनायल, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, डिनायल मतलब स्वीकार ही ना करना। ठीक, फिर है नेक्स्ट चीज प्रोजेक्शन, किसी और पे डाल देना।
डिस्प्लेसमेंट में है, आप सेटिस्फाई कर रहे हैं अपनी एक इम्पल्स को, जैसे कि गुस्सा, बट सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट आपने ढूंढ लिया, सेम फॉर्म है, जो आपने एनर्जी अपने बॉस से ली थी आपने अपने कुत्ते पर निकाल दी। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया आपने, चेंज नहीं किया उस चीज को। लेकिन जब आप फॉर्म चेंज कर देते हैं तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। रिग्रेशन होता है अपने से छोटी उम्र में चले जाना। अभी एक क्वेश्चन आएगा खतरनाक, आज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, वो उसको डील कीजिएगा, तब पता लगेगा कि इन सबको आप कितने अच्छे से समझ पाए हैं, उसमें कंफ्यूजन आपको होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडजस्टमेंट मीन्स एकोमोडेटिंग वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टेंसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई व्हाट। एडजस्टमेंट टॉपिक हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था यहाँ यूट्यूब पे भी। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलित करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसको, बताइए। शुभम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है आपका। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं प्रीवियस वीडियो से ऐड कर दूंगी, उसके लिए आप वेट कीजिए 1-2 दिन। अभी लॉकडाउन खुला है तो हमारी टीम में भी कुछ कुछ काम शुरू हुआ है आज से, नहीं तो काफी बर्डन हो जा रहा था। देखिए बहुत ही बढ़िया, देखिए आ जाइए आ जाइए। कोई कह रहा है बैकग्राउंड क्या करें। एडजस्टमेंट मीन्स एकोमोडेटिंग वन सेल्फ टू वेरियस सर्कमस्टेंसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड्स। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप खुद को अलग अलग किस्में परिस्थितियों में ढाल लेते हैं, ठीक है। ये एडजस्टमेंट कहलाता है। एडजस्टमेंट मतलब आप और आपकी सिचुएशंस बैलेंस में है। सिंपल डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन ही ऐसा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट एप्रोप्रिएट टू द लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड का मतलब क्या है? ये शायद मैं करा चुकी हूँ वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो एक बार, 6 से 12 वर्ष लेट चाइल्डहुड के लिए कौन सी एक चीज एप्रोप्रिएट नहीं है? बहुत जल्दी से बता दो, 1 मिनट में आगे बढ़ जाएंगे। फिर वीडियो क्लियर नहीं है, यहां से एकदम क्लियर है। अपनी क्वालिटी इंक्रीज करो, 1080p पर देखो। न्यू बैच कब आएगा बता देंगे, अभी सीटेट तो आने दो, कैसे करके मानोगे। ठीक है सैयद, मैं एक बार देख लेती हूँ। 9 जून को कह रहे हो ना आप, रात को। ये जो, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे साथ ये भी मतलब मेरे को मेल किया है कि ये दूसरे लोगों के लिए गलत होगा, बट ठीक है, या तो पहले बता देना चाहिए था। आई विल सपोर्ट। ठीक है, देखो एक बार, 6 से 12 की यदि हम बात कर रहे हैं तो ये उद्देश्य नहीं होता कि वो मस्कुलिन और फेमिनाइन रोल एक्वायर कर ले, ठीक है, कि वो महिलाओं और पुरुषों वाले रोल में बंध जाए। ये तो खेलने कूदने की उम्र है बच्चे के लिए, सिंपल बात है। बाकी सारी चीजें ठीक है, ये आई थिंक रिपीट हुआ है इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टीचर शुड नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू चेंज द एटीट्यूड्स ऑफ स्टूडेंट्स। यानी बच्चों की अभिवृत्तियों को, यानी बच्चे का एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब क्या है? जो वो मानते हैं, जैसे वो चीजों को देखते हैं, जो उनका बिलीफ है, जो उनकी वैल्यू सिस्टम है, उस चीज को जैसे वो देखते हैं, उसको चेंज कराने के लिए टीचर को कौन सा एक तरीका नहीं यूज करना चाहिए, कौन सा तरीका गलत है। भाई कई बार क्या होता है, बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज को लेकर के, हो सकता है वो ठीक ना हो, या आप उसको परिवर्तन उसमें चाहते हैं। हो सकता है विमेन के प्रति, भाई कुछ लोगों ने देखा है घर में कि सिर्फ मम्मी ही काम करती है, तो उनको लगता है काम तो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। अब इस तरह की चीज, घर का काम, तो उस चीज को आपको परिवर्तन की जरूरत है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन कौन सा तरीका गलत है इतना हमें पक्का पता है। कोर्सिव परसुएशन यानी दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना कोई तरीका नहीं है। प्रेशर में कराना किसी काम को कोई पॉइंट नहीं है। एज अ टीचर तो आप कभी नहीं कराएंगे, कोई हिटलर तो है नहीं आप, ठीक। दूसरा है रेपिटेशन ऑफ आइडिया और असर्शन। भाई उस चीज को, उस विचार को आप दोहरा सकते हैं दृढ़ता पूर्वक, अपने विचार उस चीज पे बार बार रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप वो चीज मानते हैं और बच्चे के दिमाग में जब बार बार जाएगी तो वो टिकेगी। एंडोर्समेंट बाय एन एडमायर्ड पर्सन, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। आप कहते हैं एग्जाम्पल दें कि जिनको लगता है कि लड़कियां वीक हैं तो कर्णम मल्लेश्वरी का एग्जाम्पल देखें, है ना। जिनको लगता है लड़कियां गणित में वीक हैं तो शकुंतला देवी का एग्जाम्पल दें, या ऐसी पर्सनैलिटीज को आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं, उनकी किताबों के बारे में बात हो सकती है। तो ये क्या है? ये तरीके हैं जो सही हैं उनके विचारों को ठीक कराने के। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ द मैसेज विद अ गुड फीलिंग, यानी संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। यानी आप एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छे पॉजिटिव वे में अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर है। निवेदिता, हाँ कोशिश कर रहे हैं कि 9:15 पे ले आए टाइम को, ठीक है, 15 मिनट पहले ले आए। तो आंसर यहाँ एक ही गलत है और वही सही है,
क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है हमसे, दबाव से आप किसी की बात को नहीं मनवा सकते। इट्स सिंपल एज दैट। मनवाएंगे भी तो वो टेम्परेरी है फिर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर एग्जिबिटेड बाय मेंटली हेल्दी टीचर्स, यानी कि कौन सी विशेषताएं मेंटली हेल्दी टीचर्स के द्वारा प्रदर्शित की जाएंगी। ऐसे टीचर्स जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, जो सिर्फ नैग नहीं करते रहते, एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोलते रहते, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते रहते, अपने आप को ही ऊपर नहीं साबित करते रहते, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं यही नहीं कहते रहते, है ना। तो मेंटली हेल्दी जो टीचर्स हैं उनकी विशेषता या उनके कैरेक्टरिस्टिक की बात हुई है। पहला है दे नो वेल अबाउट देयर स्ट्रेंथ्स ओनली। हाँ ठीक बात है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को, कि वो कहाँ बेहतर हैं जानते हैं, ठीक। वीकनेसेस को भी जानते होंगे बट अभी बात स्ट्रेंथ की हुई है तो उसको गलत नहीं कहेंगे। दे नो वेल अबाउट अदर्स वीकनेसेस ओनली, ये कहना गलत होगा कि उनको सिर्फ किसके बारे में पता है, दूसरों की गलतियों के बारे में ही पता है। दे फाइंड मीन्स ऑफ करेक्टिंग देयर ओन मिस्टेक्स, दिस इज वेरी गुड, कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं और सब में कमियां होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप खुद में देखें। दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, हाँ बिल्कुल सही बात है। दे एक्सेप्ट फेलियर वेरी इजीली। देखिए आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। न्यू स्टूडेंट, अच्छा जी, सब सीख ही रहे हैं। कोर्स करियर विल ऐप पर होता है, मेरे साथ आप यहीं जुड़ सकते हैं। बिल्कुल, बेटर ऑप्शन पे अगर हम जाएं तो हम कहेंगे डी ऑप्शन हमें ज्यादा बेटर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही इजीली, वेरी इजीली एक्सेप्ट फेलियर वेरी इजीली, ये उतना जम नहीं रहा, क्योंकि किसी को भी फेलियर तो पसंद नहीं है कि हाँ हाँ वाओ वाओ मजे आ गए फेलियर मिल गया, हो सकता है आप करें लेकिन आपको दुख भी होगा, तो वेरी इजीली नहीं कहेंगे, इजीली लिखा होता तो वी कुड गो विद दैट। तो हालांकि दोनों में से गलत पूरे तरीके से नहीं कहेंगे किसी को भी, बट डी ऑप्शन इज मच बेटर एंड श्योर। हम जाएंगे किसके साथ, डी। आगे बढ़ेंगे तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइजेज ऑन, यानी अभ्यास का नियम किस चीज पर जोर देता है। थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम है वो किस चीज पर जोर देता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ यूजफुल लर्निंग, यानी सफल शिक्षा, यानी जो चीजें यूजफुल हैं उनका, जी देवेंद्र, क्या है, बार बार यूज करना, उनको बार बार प्रैक्टिस करना, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना जो चीजें सही हैं, जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अराउज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स टुवर्ड्स न्यू लर्निंग, बच्चों का नई लर्निंग के प्रति क्या है, इंटरेस्ट डेवलप करना, ये लॉ ऑफ रेडीनेस है या इफेक्ट पे जाएगा। अवॉइडिंग फेलियर एज फार एज पॉसिबल, ये कोई रूल नहीं सिखाता कि आप फेलियर को अवॉइड करें, आपका काम फेलियर अवॉइड करना नहीं है, आपका काम है सक्सेस पे फोकस करना। इंक्रीजिंग क्यूरियोसिटी ऑफ द लर्नर, ये बात भी सही है बट ये भी रेडीनेस के साथ हो जाएगा, तो एक ही आंसर सही है। प्रैक्टिस की बात या यूज की, यूज लॉ ऑफ यूज और डिसयूज है ना एक्सरसाइज में, मतलब करत करत अभ्यास वाली बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर हो जाएंगे, ये बात होती है लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, मतलब जिस चीज को आप कम यूज करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस से चली जाती है, लर्निंग वीक हो जाती है, जो सही चीज है उसको जितना ज्यादा आप यूज करते हैं उतना वो बेहतर हो जाती है, पक्का हो जाता है आपका कनेक्शन या बॉन्ड जो है, इसको बॉन्ड थियरी भी कह देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 है इफेक्टिव टीचिंग इज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सफल या प्रभावी शिक्षण का रिजल्ट है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल है या ट्रिकी है, इसमें आपको सारे आंसर सही लग सकते हैं, मतलब ऑप्शन। कोई कह रहा है 9:30 कर दीजिए, 9:15 रखेंगे ना आपकी ना मेरी, बीच में रखेंगे ऐसे एकदम बार्गेनिंग करके ना, 9:15 रखेंगे टाइम आज से, 3 दिन तो क्लास है ये वाली। हाँ हाँ अभी हैं एडमिशन्स, 10 तक हैं एडमिशन्स आई थिंक करियर लैब पे, उसके बाद पेडागोजी स्पेशल में नहीं होगा, बाकी में चलेंगे। इफेक्टिव टीचिंग इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, टीचर्स ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, यानी शिक्षकों की साधुता और कर्तव्यनिष्ठता का, टीचर्स नॉलेज ऑन कंटेंट, टीचर्स रेगुलरिटी इन टीचिंग, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग बाय टीचर्स, क्या कहेंगे आप। देखो यहाँ पे सारी बातें सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है और ये सही है, हम कहने को तो अपनी मर्जी से मैं आंसर बना भी दूं यहाँ पे कि ये गलत है और ये सही है, बट बात ये है कि जब आप एजुकेशन की जब किताबें पढ़ेंगे कुछ, तो आपको पता लगेगा, चाहे वो इग्नू हो चाहे बाकी किताबें हो, कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स यूज किए हुए हैं, वो हैं सिंपल, टीचर्स नॉलेज ऑन कंटेंट एंड पेडागोजी, तो इसलिए ये आंसर बी सही है कि विषय वस्तु नहीं वस्तु का ज्ञान जरूरी है, ठीक है।
इफेक्टिव टीचिंग यानी एक प्रभावी शिक्षण के लिए कंटेंट या पेडागोजी पे, पेडागोजी में कंटेंट एंड पेडागोजी में दोनों चीजें आ जाती हैं, आपकी कंटेंट या सब्जेक्ट नॉलेज भी और दूसरे आपका डिलीवर कैसे करेंगे वो भी, ठीक है, स्किल भी आ जाती है। तो बी ऑप्शन इज मच बेटर। होने को चारों सही है, कोई खराबी नहीं है, बट ये अगर आप एमए एजुकेशन की किताब देखेंगे या तो एग्जैक्ट टर्म्स हैं एनसीईआरटीज में भी, तो ये फैक्चुअल बन गया ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला पूछा है, जल्दी बताओ। अगर ये भी गलत कर दिया ना किसी ने, अगर ये भी गलत कर दिया, मैंने वही तो कहा पिछले ऑप्शन में, पिछले क्वेश्चन में सारे सही हो सकते हैं, बट जो फैक्ट के अकॉर्डिंग सही है वो वही है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया नहीं है जी। कोई कह रहा है डी क्यों नहीं, अभी बताएंगे। बी कह रहे हैं ज्यादातर लोग, यानी अरे यार कहीं है चुल्लू भर पानी। बी कैसे हो सकता है इसका आंसर? कौन सी किताबें पढ़ रहे हो आजकल हैं? हाँ ये तो सही था, डी क्यों नहीं है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग बाय टीचर्स। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्या होता है? सब्जेक्टिविटी होती है भाई टीचिंग में, विचार होते हैं लोगों के। देखो वो तो जड़ से ही गलत है, इसमें आंसर कैसे गलत दे रहे हो हैं? देखो एक बार, बहुत दर्द समस्याएं आपकी बाकी हैं अभी आईक्यू इसको लेकर के, मुझे तो आंसू आ गए मेरे ये देख के कि आप ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखो एम ए माँ को ऊपर रखा था, हमने मैका की बात करते हैं, एम ए अपॉन में सी ए, यानी मानसिक आयु बटा क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो इसमें जो आंसर है वो एकमात्र जो है हमें सही नजर आ रहा है वो है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। मुझे लग रहा है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोगों की उतनी गलती नहीं है जितना बुरा मैं आपको कह रही हूँ, उतने बुरे लोग आप हैं नहीं, है ना। देखो इंग्लिश में इसको ए लगाना, इंग्लिश में इसको ए लगाना और हिंदी में इसको बी लगाना, क्योंकि मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया आप लोगों ने कौन से है ना। तो इंग्लिश में इसका ए है और हिंदी में इसका बी है, ठीक। ये तो अंडरस्टूड भी है, अगर आपको समझ में आ गई है मेरी बात तो। चलिए, ये दिया किसने था? ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है कि आईक्यू वर्ड मान लीजिए एक तरह से, ये दिया विलियम स्टर्न ने 1912 में। और आईक्यू का जो ये फॉर्मूला है पूरा रिवाइज करके वो लुइस टर्मन ने दिया 1916 में। तो पहले जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? स्टर्न ने 1912 में, और टर्मन ने फॉर्मूला कंप्लीट किया 100 मल्टीप्लाई लगा करके, ठीक है। बिने ने तो इसमें मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है ना, मानसिक आयु का, वो बिने ने दिया। बिने ने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, आईक्यू का वो नहीं दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन इन द टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस? आसान है तो, कि जो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा अभिप्रेरणा के लिए महत्वपूर्ण है, मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए महत्वपूर्ण है? बताइए, आंसर कीजिए। ओके देखिए, आनी चाहिए वैकेंसीज, जब बाकी आ रही हैं तो केवीएस भी आएगी इस साल। अब हम लोग के आंसू आ रहे हैं आपका टाइपिंग देख के, ऐसा है क्या? नहीं मेरी टाइपिंग तो नहीं है ये, बट ये तो एज इट इज जो पेपर में पूछा गया है उस तरह के क्वेश्चन है, इसमें टाइपिंग में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ वो वाले, हाँ समझ गई मैं, वो वाले क्वेश्चन में मैं मान सकती हूँ क्योंकि ये तो ओरिजिनल है। सीटेट का सर्टिफिकेट अब एक्सपायर कभी नहीं हो पाएगा। हाय मैं लेट हो गई आज, आपने बोला टाइम पे आई। देख रहे हो वर्षा, आप लोग ही लेट आते हो, आप ही लोगों की वजह से हमारी क्लास को लेट लतीफ क्लास का नाम दिया जाता है, समझे कि नहीं? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन? तरीके मोटिवेट करने के, अभिप्रेरणा के। फ्रीक्वेंट पनिशमेंट, पनिशमेंट से किसी को मोटिवेशन नहीं आती, उससे सिर्फ डर पैदा होता है बच्चे में, बच्चे की सेल्फ एस्टीम खराब होती है, उसका खुद में बिलीफ कम हो जाता है, वो खुद को ही कमजोर समझने लगता है, खराब समझने लगता है। सेटिंग ऑफ गोल्स बाय द स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात है जब आप अपने लिए उद्देश्य चुनते हैं, लक्ष्य का निर्माण करते हैं कि पहले DEET+B, पहले सीटेट क्रैक करना है, फिर उसको अचीव करने के बाद DEET+B या KVS अचीव करना है, उसके बाद मेरे कुछ और हॉबीज हैं वो भी साथ में लेकर के चलिए। तो आपने खुद लक्ष्य सेट किया है और अब आप उसके लिए काम करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे लिए लक्ष्य हो सकता है मेरी आगे की एजुकेशन, मेरा वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ काम, यहाँ आपके साथ जुड़ना, और भी बहुत सारी चीजें, तो सबके लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। प्रॉपर फीडबैक ऑफ, और फिर आप जब खुद सेट करते हैं तो आप उस चीज को करना चाहते हैं, किसी ने सर पे बंदूक रख करके नहीं सेट कराया आपसे कोई गोल, तो ये मोटिवेशन का अच्छा तरीका है। प्रॉपर फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, भाई जब बच्चे ने जो रिस्पॉन्स
दिया, उसका प्रॉपर फीडबैक देंगे तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। फिर है ब्लेम द स्टूडेंट्स फॉर देयर फॉल्ट। अब इससे बुरा क्या होगा कि ब्लेम गेम खेलें आप, क्या कह रहे तुम ही नाकारा हो, हम तो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी दिक्कत। यहाँ पे ए भी गलत है, डी भी गलत है, बी और सी ही सही है, तो बी ऑप्शन में ही है, बी एंड सी। इतनी बात क्लियर? कोई समस्या, कोई दर्द, दुख, परेशानी, कमर दर्द, सर दर्द, वो तो खुद से ठीक कीजिएगा, क्योंकि आजकल हम दर्द ठीक नहीं कर रहे हैं, दर्द ठीक किए जाते हैं टॉपिक में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डेपिक्ट्स दी 5 ई लर्निंग, ये बहुत पूछा जाने लग गया है हर जगह पे, सीटेट से लेके सब जगह, 5 ई लर्निंग मॉडल ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद का 5 ई मॉडल, 5 ई वाला शिक्षा पद्धति। जिनको क्लियर नहीं दिखाई देता वो अपने चश्मे साफ करें, आंखों को साफ करें सैनिटाइजर से, मजाक कर रही हूँ, सच में मत करने लग जाना, है ना। और इतनी सी क्लिप काट के मत डाल देना कोई भी कि मैंने कहा आंखें साफ कर लो सैनिटाइजर से, हैं। और फोन को लिटा के देखा करो, फिर दिखेगा, इतना तो क्लियर दिखता है यार, बेकार में बहाने मत बनाया करो, है? देखो जल्दी से फटाफट से। हाँ, इसमें 5 ई होता है, जो इसमें एंगेज से शुरू होगा, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलैबोरेट और इवेल्युएट। जो सही आपका सीक्वेंस है 5 स्टेप्स का, इस मॉडल का, वो तो ए ही है, ठीक। अब ये कैसे वर्क करता है इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक 5 ई मॉडल है, जो किसके अंडर आता है, शिक्षा का 5 ई मॉडल। 5 ई मॉडल मतलब 5 बार ई आएगा इसमें, और ये किसमें आएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद, जिसमें बच्चा खुद करके सीखेगा। और कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसा मानता है कि बच्चे की जो नई नॉलेज है वो पुराने ज्ञान पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी पहला स्टेप दूसरे को एक बेस प्रोवाइड करे, दूसरा स्टेप तीसरे को एक बेस प्रोवाइड करे, और हम ऐसे बिल्ड ऑन करें नॉलेज, अलग अलग एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजों से कनेक्ट करते जाएं, ओल्ड नॉलेज से या प्रीवियस नॉलेज से नए ज्ञान को जोड़ते जाएं। तो पहला स्टेप जो इस मॉडल में है वो है एंगेज, कि आप बच्चों को कुछ चीजें दें, कुछ क्वेश्चंस दें, कुछ प्रॉब्लम्स दें, जिसमें वो हो एंगेज, उनको करेंगे एंगेज, ठीक, जिसमें वो दिमाग चलाना शुरू करें। फिर वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर, उससे उसके जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल वेज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उनके पास जो नॉलेज है उस चीज की, वो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, यानी वो एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, इसमें सर्च वाला साइन भी लगा हुआ है। फिर थर्ड है एक्सप्लेन, जो भी उन्होंने पाया, जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसको वो करेंगे एक्सप्लेन। क्लियर है बात? फिर है इलेबोरेट, अब इस चीज को और टीचर भी हेल्प करके विस्तार में इसमें डीप में जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। और लास्ट में है 5th स्टेप, इवेल्युएट यानी मूल्यांकन। तो दीज आर दी 5 स्टेप्स, इनका सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, प्रीवियस नॉलेज पे न्यू नॉलेज को बिल्ड किया जाता है, यानी पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ करके बिल्डिंग बनाई जाती है नए नए ज्ञान की, ठीक। किसमें, रचनावाद में, कंस्ट्रक्टिविज्म में, जिसपे एनसीएफ बेस्ड है, जिससे प्याजे, वाइगॉस्की, ब्रूनर, ये सारे लोग बिलोंग करते हैं। हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं लग रहा, मैं एक बार बात करूंगी, देख लूंगी मैं एक बार, जो हमारे टाइपिस्ट हैं उनको और बोल दिया जाएगा। वैसे ये पेपर्स में ही गड़बड़ है, अगर थोड़ा बहुत लग रहा है तो, ज्यादा लग रहा है तो मैं एक बार देख लूंगी। हाँ, क्लियर है बात? नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आज के लिए लास्ट है, और आपको इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, एक तरफ है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, और दूसरी तरफ है आपका एग्जाम्पल्स, उनके सही एग्जाम्पल्स। एक तरफ लिखा हुआ है कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, देखिए किसका उदाहरण है, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन। पूरा 2.5 रुपए का दान है, जो भी इसका आंसर सही देगा, बहुत जल्दी देगा, सही तो आप लोग निकाल ही लोगे, इतना तो मुझे भरोसा है, इतना तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट जल्दी जो आंसर करेगा, क्योंकि टाइम भी तो सेव करना है ना। ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम खाने के लिए होते हैं, बट ये आसान भी होते हैं यदि आपकी समझ अच्छी है तो। बताइए एक बार, अपर एज लिमिट फॉर प्राइमरी टीचर 30 ईयर्स इन दिल्ली, और अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो उस हिसाब से 5 साल का रिलैक्सेशन या 3 साल का रिलैक्सेशन, डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं, या फिर आप एक एक्स वर्कर हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल केस में जब आप एक साफ सुथरे से मतलब है कि आप फ्रेशर भी हैं, आप जनरल भी हैं, आपके पास कोई कोटा नहीं है किसी भी तरह का, तो उस केस में आप बिल्कुल एक न्यू बी हैं, और न्यू बी के लिए 30 साल उम्र है। देखिए एक बार, ए ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, कॉम्पनसेशन होता है कि आप क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, सेम लेवल का कुछ और कर लें, जैसे पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो क्रिकेट में अच्छा कर लिया, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ए जुड़ा सेकंड ऑप्शन से, तो ए सेकंड ऑप्शन से सिर्फ 2 ही जगह पे जुड़ा हुआ है, ये आसान तरीका होता है इसको ढूंढने का कि कैंसिल कर दो।
फिर बी रिग्रेशन होता है अपनी एज से छोटी एज में बिहेव करना, जैसे एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी जवानी के दिनों के बारे में ही बात करता है, दैट मीन्स वो कहां पे है, अपनी जो उम्र है उससे छोटी उम्र पे जा रहा है, यानी रिग्रेशन में है। तो बी का थर्ड, यहां बी का सेकंड है तो ये तो गलत हो गया। सिंपल आंसर आपका सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्या? ओहो ये तो हम पहले ही कट कर चुके थे। ये देखो बी का थर्ड यहाँ सही है, यहाँ बी का फर्स्ट है, ये गलत है। ठीक, तो सिर्फ ए ही ऑप्शन यहाँ सही बचता है, ए का सेकंड, यानी कॉम्पनसेशन मतलब जो बच्चा इंग्लिश में वीक है वो क्रिकेट में अच्छा करता है। रिग्रेशन एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी कम या पुरानी अवस्था के बारे में ही बात करता रहता है। थर्ड है रैशनलाइजेशन, जब आप रीजन देते हैं कि मैं फेल हो गया क्योंकि टीचर्स ने ठीक से नहीं पढ़ाया था, है ना। तो फेल अब स्पेशली जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं वहां तो कितना मतलब 10% से ज्यादा तो मुझे लगता है कि पास हो ही नहीं सकते ना, तो उसमें तो फिर टीचर पर कैसे ब्लेम करेंगे हम। फिर है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन होता है किसी एक चीज से, किसी एक पर्सनैलिटी से, किसी के कैरेक्टरिस्टिक से अपने आप को जुड़ाव महसूस करना, किसी जगह से भी ये हो सकता है। जैसे कि एक बच्चा है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल लीडर को पसंद करता है, तो उसी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो एक्वायर करने का अटेम्प्ट करता है। तो डी का हो गया फोर्थ, यानी ए ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। अपने 2.5 रुपीज जो हैं उनको अपने घर ले लीजिएगा, यहाँ से आपको दान नहीं किए जाते हैं और रिवॉर्ड में दिए जाते हैं, थॉर्नडाइक वाले रिवॉर्ड में। ठीक, आउट ऑफ 14 कितने ठीक हुए ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फीमेल रिलैक्सेशन इस बार नहीं है, और इसके अलावा ये पीडीएफ मैं आज या कल में शेयर कर दूंगी। ठीक, ग्रेट। और कोई समस्या, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। 10, 14, 9, 12, 11, हाँ 10 से तो ऊपर ही होना चाहिए आज का जो स्कोर है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, है ना। चलो फिर कब मिलेंगे हम मिलेंगे कल, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा अपने साथ बने रहिए, मेहनत कीजिए। ठीक, चलिए कोई और बात हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। न्यू बैच के बारे में बता देंगे, सीटेट का जो भी इन्फॉर्मेशन होगी परसों डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। कल 3 दिन तो हम प्योर प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। चलिए धन्यवाद आप सभी का। देखो सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, वाह वाह आदित्य बहुत बढ़िया। चलिए टेक केयर, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आया।